हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने पढ़ा चुका लास्ट वीडियोस में भाई। मैंने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेस्ट एग्जांपल है मिरर। मिरर क्या होता है? दो तरीके से, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल दो तरीके से हो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाया, उसका नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन, उनके रूल्स, उनके लॉज, सब कुछ बताया मैंने। मैग्निफिकेशन उनका बताया, फॉर्मूला बताया, सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी दूसरा पार्ट जो हमारा है वो कौन सा है भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कोई भी ग्लास ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए ये ग्लास स्लैब ले लो, है कि नहीं? ग्लास स्लैब ले लो, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखेगा। तो इसका एग्जांपल है भाई, ये क्या? रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर लाइट को, किसी भी चीज को, अगर मान लो ये ग्लास स्लैब या कोई भी ग्लास ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग नॉर्मली लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इसको लेंस बोल सकते हैं। तो अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, भाई ये यहां पर पूरा एयर है और यहां पे क्या है? ग्लास है। तो एयर से जब ग्लास में कोई रे ऑफ लाइट गुजरेगी तो जैसे जाती है सीधा सीधा नहीं जाएगी, वो क्या होता है? डाइवर्ज हो जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है। इसी भटकने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका एग्जांपल भाई हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस भी लिया जा सकता है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। देखो ना, ये आंख, ठीक है, कैसी चेंज होती रही होगी, चेंज होती होगी, इसका साइज चेंज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है भाई? ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं उसी का एग्जांपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ये प्रिज्म लिया जाए, प्रिज्म के अंदर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा उसी का एग्जांपल है। ये पानी ले लिया जाए, अगर किसी, ये एक बीकर के अंदर अगर पानी को ले लिया जाए और उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाए तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। देखो ना, ये कितना बड़ा दिख रहा है भाई, देखो अभी अंदर देखो कैसा दिख रहा है, देखो ना कितना साइज, कितना बड़ा दिख रहा है। रियल में वो ऐसा नहीं है भाई, रियल में इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन साइज कितना बड़ा दिख रहा है, देखो ना। तो और ये एक बात और है, आप जैसे इसको मैंने यहां पे डाला तो देखो ऐसा लग रहा है, सिंपल ऐसा लग रहा है, इसको सीधा सीधा आना चाहिए था बेटा, देखो ना, इसको सीधा आना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पे बेंड हो गया है। कितनी बड़ी बात है ना, मतलब लाइट का इल्यूजन देखो ना, सामने सारा काम कर रहा हूं यार। मैंने क्या किया, इसको डाल रहा हूं तो ये सीधा ऐसे आना चाहिए था ना भाई, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन देखो ना मुड़ा हुआ है। यही तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का, जब लाइट कभी भी एक मीडियम से, देखो यहां पे एयर, और जब दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है भाई? वो अपने रास्ते से भटक जाती है। उसी भटकने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब कोई लाइट एक रास्ते से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से थोड़ा बेंड कर जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ या वो नॉर्मल से दूर। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने ये सब एग्जांपल दिखाया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आपको दिख रहा है सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो गया है। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है भाई हमारा? जस्ट हम तो अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे होगा? व्हेन अ रे ऑफ लाइट passing through one medium to another medium, it bends toward the normal or away from the normal. That phenomenon is called refraction of light. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर देखा जाए भाई, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया भाई, अभी जस्ट जो एग्जांपल कर रहे थे उसी को लेंगे और उससे समझ में आ जाएगा सारी बातें। कुछ अलग से कोई रॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही रॉक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या करे, हमने अभी क्या किया भाई, एक ग्लास ले लिया, उसके अंदर पानी था। ठीक है, हमने क्या किया भाई, अभी जस्ट जो मैं कर रहा था, यहां पे क्या था भाई, ये ग्लास था, ये पूरा यहां पे पानी भरा हुआ था, वाटर भरा हुआ था, और मैंने क्या किया, जस्ट एक पेन, ठीक है, एक रॉड को हमने यहां पे डाला, ऐसे डाला, तो वो क्या हुआ, सीधा इसको ऐसे सीधा, जैसे सीधा सीधा जाना चाहिए था भाई, सीधा ना जाकर वो थोड़ा सा क्या होगा, इधर बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया। देखो, तो वो थोड़ा सा बेंड हो गया है। इसी बेंडिंग का नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो बेटा ये भी हो सकता है, आप बोल सकते हो, आप सर ये जो बेंडिंग है, ये मैंने ग्लास का लिया, नॉर्मली आपका जो मैंने ये जार लिया हुआ था, जार से मैंने इस चीज को दिखाया। नॉर्मली अगर समझना है तो भाई ऐसे समझो कि यहां पे वाटर है या यहां पे ग्लास है और यहां पे एयर है, और ऐसे पहले, सबसे पहली बात, एक नॉर्मल हमेशा बनाना होता है। ये हमने कहां पढ़ा था भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। हमेशा एक नॉर्मल बनाया करो, वाटर और एयर है। अब क्या काम करो, एक रे ऑफ लाइट को जब डालोगे भाई, रे ऑफ लाइट को जब पास करोगे, जब कभी भी यहां पे रे ऑफ लाइट को जब पास करोगे
तो इसको सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सीधा ना जाकर थोड़ा सा वेन दिख रही है, इसको वाटर इधर लिख दे रहा हूं, तो इस सीधा ना जाकर ये क्या हो रही है भाई, थोड़े से रास्ते से भटकी हुई नजर आ रही है, डिविएट कर रही है, ऐसे दिख रहा है। रियल में हमने ऐसे डाला था रॉड, तो मुझे ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन ये सच में देखा जाए तो ये बेटा नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। तो अभी देखो, जब इसको थ्योरेटिकली पढ़ना होता है तो कैसा पढ़ना होता है, प्रैक्टिकली तो हमने देखा इधर साफ साफ यहां पे दिख रहा है, प्रैक्टिकली साफ साफ दिख रहा है। इसको सीधा आना चाहिए था, लेकिन क्या किया, मुड़ गया, देखो ना उसके तरफ मुड़ गया। अच्छा एक बात और है, साइज भी बड़ा दिख रहा है, मतलब ये लेंस का काम कर रहा है, साइज को क्या कर दे रहा है, बड़ा कर दे रहा है। तो कभी ग्लास स्लैब या ग्लास के अंदर किसी चीज को अगर रखा जाए, किसी मान लो कोई कपड़ा वगैरह सारी चीज, तो थोड़ा सा उठकर आता है। इसके अंदर भी ग्लास स्लैब अभी पढ़ेंगे, ग्लास स्लैब के अंदर भी क्या होता है, ये चीज उठ के आ जाता है, ठीक है, जो भी साइज होता है वो चीज उठ के आ जाता है। तो इससे क्या होता है ना, और क्लियर कट दिखने लगता है। जैसे देखो ना, ये चीज क्या करता है, साइज को उठा देता है, अपने पास थोड़ा करीब कर देता है। तो इससे थोड़ा सा क्या हुआ, कपड़े की क्वालिटी ज्यादा अच्छी दिखने लगती है कि नहीं। तो धोखा होगा नजर का, बच के रहना। तो ये जो लाइट है, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे है, जब किसी सरफेस पे पड़ती है, ये हमारा कोई मान लो क्या है, एक एयर से किसी वाटर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, तो ये अपने रास्ते में इसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन वो ना जाकर वहां से भटक जाती है। ये भटकने वाले एंगल को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन, मतलब भटक जाने वाला एंगल, जिसको हम लोग डेल या डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है, रास्ते से भटक गया। और ये जो एंगल होता है नॉर्मल से इंसिडेंट रेज तक का, इसका नाम होता है आई। अब इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो ये एंगल कहलाता है इंसिडेंट एंगल। बेटा ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, इसको मालूम होना चाहिए। तो इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ऐसा भी। अच्छा ये क्या हुआ, रास्ते से नॉर्मल की तरफ मुड़ गया भाई। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा और कोई ना कोई एंगल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, या रिफ्रैक्टिंग एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल सकते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। तो बेटा एंगल ऑफ, देखो यहां पे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ डिविएशन, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये जो टर्म्स हैं इनको हमें जानना चाहिए पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट को पास किया, तो क्या हुआ, अपने रास्ते से वो थोड़ा सा भटक गया नॉर्मल की तरफ। तो वो क्या चीज दिखने लगी, थोड़ी सी क्या है, बड़ा दिखने लगा, थोड़ा सा उठकर ऊंचाई पर दिखने लगा। तो इससे क्या होता है, जैसे स्विमिंग पूल का एग्जांपल ले लिया जाए, स्विमिंग पूल के अंदर वही होता है, पानी जो है वो ऐसा दिखता है कि जैसे ज्यादा गहरा नहीं है, जो नीचे का सरफेस होता है ऐसा लगता है ज्यादा गहरा नहीं है। मछली जो होती है पानी के अंदर, वो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर है, लेकिन रियल में नीचे होती है, क्योंकि मछली थोड़ी उठकर दिखती है। तो ग्लास स्लैब भी वही तो काम कर रहा है, देखो ना, चीजों को उठा दे रहा है, अपने ऊपर कर दे रहा है। रियल में वो नहीं, वहां पे होता नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, लाइट का कमाल, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन का कमाल। तो वो चीजें क्या होती, थोड़ी उठकर दिखने लगती हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना होगा। अब यहां पे जो एयर है ना, एयर ज्यादा डेंसर नहीं है, और ग्लास देखा जाए थोड़ा ज्यादा डेंसर है। तो ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी हम लोग बहुत ज्यादा फेमस है, ये बात करते हैं ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर, ये बात बहुत ज्यादा नॉर्मली करेंगे। ऑप्टिकली, ठीक है, रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, जिसको ओडी और ओआर बोलते हैं। तो जब ऑप्टिकली रेयरर जब बोलोगे, उसका मतलब क्या हो भाई, कि एयर के कंपैरिजन में जो हमारा ग्लास है, जो हमारा वाटर है, वो क्या है भाई, ज्यादा डेंसर है। तो ज्यादा डेंसर जो होगा उसको ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे, और जो कम डेंसर होगा, ठीक है, वो कौन सा कहलाएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाएगा। तो अब ऐसे अगर डिफाइन करना हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप सीधा सीधा एक बोल सकते हो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर, देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट चेंज इट्स पाथ, ऐसा बोल सकते हैं।
या जरूरी नहीं ऐसा बोल सकते। अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए बेटा सेम कहानी सब कुछ हो, लेकिन यहां पे वाटर हो और यहां पे एयर ले लिया जाए। अब क्या काम करो, रे ऑफ लाइट को पास किया जाए तो कहानी उल्टी हो जाएगी। ये नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट जाएगी भाई सीधा सीधा, ठीक है, रे ऑफ लाइट गई यहां पे, तो इंसिडेंट लाइट इधर गई जिसको हम लोग इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं सीधा सीधा। तो ये जो एंगल है वो तो इंसिडेंट एंगल है, ओके नो प्रॉब्लम। अब इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था बेटा, ये सीधा सीधा जाना चाहिए था, देखो ना इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वाटर से अभी हम एयर में लेके जा रहे हैं तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं आएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये किधर चली जाएगी भाई, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये इतना डिविएट हो गई, देखो ना रास्ता भटक गया कितना, इसको हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे। यहां पे देखो ना एंगल ऑफ डिविएशन ही होगा, रास्ता सीधा जाना था लेकिन उतना भटक गई, लेकिन नॉर्मल से दूर हो गई। अब अगर देखा जाए बेटा ये जो होगा वो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा आर, तो यहां पे उल्टी कहानी हो गई, चीजें क्या हो गई, दूर दिखने लगेंगी। बात को समझो, तो जब कोई चीज ज्यादा डेंसर से, यानी आप पानी के अंदर हो और बाहर की चीजों को देखोगे, पानी के अंदर रहोगे बाहर की चीजों को देखोगे तो आपको वो चीजें क्या होंगी, दूर दिखेंगी, लेकिन रियल में दूर नहीं होंगी, पहले होंगे। समझे? मान लो कोई आप जो है कोई भी मान लो एग्जांपल के लिए पानी के अंदर जो सबमरीन होते हैं, सबमरीन जो पनडुब्बी होते हैं जहां पे अंदर रहते हैं आर्मी वाले, तो वहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को मारना होता है, अगर मान लो कोई दुश्मन जमीन पर है और वो पानी के अंदर होते हैं, उनको देखकर मारना है तो ये पहले देखना होगा कि वो रियल में नजदीक है, वो रियल में नजदीक है, लेकिन दिखेगा कहां, दूर दिखेगा। तो याद रखना ये सब ध्यान देना होता है। किसी मछली को पकड़ने जा रहे हो मान लो, तो आपको ध्यान देना होगा कि मछली जहां पे दिख रही है वहां पे है नहीं बाबा सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कमाल है। तो मछली जहां पे दिख रही है वहां पे है ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि मछली थोड़ी सी क्या है, मीडियम चेंज होने की वजह से आप एयर से देख रहे हो, और वो है कहां पे, डेंसर में भाई, वाटर में है। तो एयर से जब कभी भी रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, मतलब वो नजदीक दिखने लगता है। तो मछली नजदीक दिख रही है लेकिन रियल में वो और अंदर है। तो भाई जब मछली को पकड़ना भी रहेगा तो जो मछली दिख रही है उसको ना पकड़ो, ये समझो कि उसके नीचे मछली है तो आपके हाथ में आ जाएगी मछली। अगर रियल वाली मछली को पकड़ रहे हो जो आप नॉर्मली दिख रही है वो कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि जब कभी भी कोई इंसिडेंट रे जब एयर से जब कभी रेयर मीडियम या रेयरर बोल दो, रेयरर से जब डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, वो थोड़ी सी करीब दिखने लगती है। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, जैसे वाटर से, जैसे कोई भी ले लिया जाए, कोई भी मीडियम ले लिया जाए जो ठीक है ज्यादा डेंसर हो, डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर दिखेगी वो, तो वो दूर दिखेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन रियल में दूर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि थोड़ा नजदीक है, दूरी के चक्कर में पड़ोगे तो वो नहीं मिलेगा कभी। तो अगर देखा जाए ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा दो तरीके से हो सकता है, यही मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, और दूसरा है हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। तो कभी भी आप कोई बोले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितने तरीके से हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या भाई, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ अ लाइट ड्यू टू चेंजिंग इट्स मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रटना नहीं है यार, समझना है, काम खत्म हो जाएगा। अब अगर देखा जाए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कितने तरीके से होते हैं भाई, तो दो तरीके से हो सकते हैं। नंबर वन भाई, अगर रे ऑफ लाइट है कोई, वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ, सबसे पहली बात। दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट क्या है भाई, कि डेंसर से रेयर में जाएगी, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में तो जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मतलब दूर दिखने लगेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर रिफ्रैक्शन है एक तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसका एग्जांपल मैंने बोला भाई, जो सबसे बढ़िया सबमरीन इंजीनियर जो वहां पे पानी में होते हैं, जो आर्मी जो समुद्र में रहते हैं, उनको अगर किसी दुश्मन को वार करना है, अलर्ट रहना है, तो चीजों को देखेंगे तो वो दूर दिखेगी लेकिन रियल में नजदीक होगा।
और इसका एग्जांपल स्विमिंग पूल ले लिया जाए, या हमने बहुत सारे ग्लास जो जो मॉल वगैरह में देखते हो लगाए होते हैं, या फिर आप जो लेंसेज का इस्तेमाल जो गॉगल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, सारा एग्जांपल सब इसका ही हो गया क्या, इंसिडेंट से नॉर्मली, रेयर से डेंसर में। हर चीज वैसे भी आप हवा से ही किसी दूसरे मीडियम में देखते हो, तो हवा से पानी में देखना है कि नहीं, हवा से मान लो किसी ग्लास के अंदर किसी चीज को देखना, तो नॉर्मल हमारी जिंदगी में तो ऐसे ही होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। यहां पे जो चीजें हैं, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल से इंसिडेंट रेज के तक की जो एंगल होता है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और नॉर्मल से अगर देखा जाए, जो रिफ्रैक्टिंग, जहां पे लाइट डिविएट होके जहां पे रे ऑफ लाइट जाती है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। और जहां पे एक्चुअल जाना चाहिए था उससे जो रास्ता भटक जाता है जितना, उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब एक बात यहां पे पता चल रहा है, वो क्या है मालूम है, यहां पे इंसिडेंट लाइट ना बेटा ये बहुत बेहतरीन है, समझना है एक एक पॉइंट, थोड़ा सा टाइम जिंदगी का दे दोगे ना बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत काफी चीजें जानकारी मिलेगा आपको, इसलिए थोड़ा एलिब्रेट करके पढ़ रहे हैं। यहां पे देखो जानकारी क्या मिल रही है कि जो इंसिडेंट एंगल है ना, यहां पे इंसिडेंट एंगल जो है वो ज्यादा है रिफ्रैक्टिंग एंगल से। बेटा एक बात याद रखना, देखो इंसिडेंट एंगल देखो इतना जाता, जब बराबर होता तो बराबर रहते, लेकिन क्या हुआ, कम हो गया, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कम हो गया, इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से ज्यादा होता है जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है। ऐसे नए नए पॉइंट मिलता रहेगा, टेंशन मत लो। तो कभी लिखा रहे बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो आप बोलोगे एयर से रेयरर से ऑप्टिकली, रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में वो रे ऑफ लाइट जा रही होगी। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में अगर रे ऑफ लाइट जाएगी तो हमारा क्या होगा भाई, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से ज्यादा हो जाएगा। इस केस में आ जाओ, यहां पे देखो बेटा, ये इंसिडेंट एंगल है हमारा नॉर्मली इंसिडेंट एंगल, लेकिन रिफ्रैक्टिंग एंगल ज्यादा हो गया, देखो ना ये इतना है और ये ज्यादा हो गया। तो बेटा हमेशा अगर इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से कम पड़ जाए, यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल ज्यादा हो जाए, तो समझ जाना कि वो चीज डेंसर से रेयर में देखी जा रही है। मतलब हो सकता है पानी से हवा में देखा जा रहा हो, ठीक है, ज्यादा डेंसर से कम डेंसर की तरफ देखा जा रहा होगा, ये गारंटी है, बात कंफर्म हो गई। ठीक है, तो बेटा ये कोई अगर पूछ सकता है, ये अंदर अंदर से देखो, जाते जाओगे कुछ चीजें नया नया मिलता जाएगा। तो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल से ज्यादा, मतलब हमारा पहला केस। और अगर इंसिडेंट एंगल कम हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल से, तो हमारा दूसरा केस, मतलब ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है। अब अगर देखा जाए दोनों को एक साथ में मिला दें कि ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर, फिर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर, तो उसका एग्जाम्पल आपके नजर में कौन सा है? अरे हर चीज यार, हर चीज भाई, कोई भी चीज देख रहे हो, ग्लास से जस्ट मान लो एक ग्लास लगा हुआ है, उसके अंदर मान लो एक आर पार, जैसे आप कहीं रास्ते में देख रहे हो एक ग्लास लगा हुआ, उसके पीछे कुछ सामान रखा हुआ है, तो आप देखोगे पहले रेयर से डेंसर, फिर वो डेंसर से रेयर में जाएगी, वो चीज दिखेगी। एक चीज, एक ही काम नहीं होगा, दोनों काम एक साथ में होगा। अच्छा एक बात और जानकारी देखो, ये सब अगर बढ़ते जाओ तो बहुत कुछ है। आपको अगर देखा जाए भाई कि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कहीं भी हो वहां पे रिफ्लेक्शन जरूर हो रहा होगा, बात को समझो, कहीं भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहां पे रिफ्लेक्शन जरूर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो रिफ्रैक्शन ही हो और रिफ्लेक्शन ना हो, कोई वापस जाके वो लाइट आपके आंखों में ना आए तो दिखेगी ही नहीं। तो अगर देखा जाए रियलिटी में तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो चीज दिखेगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज दिखती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से। तो एनीथिंग कैन बी सीन, कैन बी विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन, बट इट लुक्स डिफरेंट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो डिफरेंट अगर दिखेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन बिना रिफ्लेक्शन के किसी चीज को देख नहीं पाओगे। बहुत जानकारी वाली चीज है, छोटी छोटी बातों पे एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, रियलिटी क्या होती है भाई कि किसी चीज को आप हमेशा जो देखते हो वो होता है ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में, लेकिन सामान तो पीछे रखा हुआ ना, तो फिर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में देखते हो। जैसे एग्जांपल बताओ, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये फेमस क्वेश्चन है भाई, ये स्लैब वाला, ग्लास स्लैब। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ग्लास स्लैब देखो ना, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है भाई। अब क्या काम करें,
बेटा इसका एक्सपेरिमेंट नॉर्मली यहाँ पे टॉर्च का इस्तेमाल अगर करें, यहां पे क्या काम करें, रे ऑफ लाइट डालें, ठीक है। हमारे पास अभी फिलहाल टॉर्च नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपके पर्पस से मैंने बनाया, इतना बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, इसको तो आपको कर लो यार। अब क्या काम करो, यहां पे रे ऑफ लाइट एक डालोगे तो क्या करेगा, ये सीधा जाएगा नहीं, ये हमारा इसका नॉर्मल हो गया। मैं आपको समझा दूं तो ये ग्लास स्लैब का एग्जांपल मैं दे दूं भाई, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है बहुत ज्यादा, तो ग्लास स्लैब ले लिया जाए, ठीक है, ग्लास स्लैब का एग्जांपल ले लें। तो भाई ये हमारा ग्लास स्लैब है, बना दे रहा हूं यार इधर से ऐसे ही बड़ा सा, ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये बना हुआ है, ठीक है। अब क्या काम करूं, जब यहां पे रे ऑफ लाइट डालेंगे ऐसे, ये नॉर्मल होता है बेटा, हमेशा नॉर्मल ऐसे बना दिया करो, हमेशा ये काम आदत डाल लो एकदम, नॉर्मल ऐसे बना दिया करो बेटा। ये जब रे ऑफ लाइट इधर से जाएगी, इस रे ऑफ लाइट जाएगी तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगी, लेकिन यहां पे मुड़ के तो नॉर्मल ऐसे रहेगी, ठीक है। ये हमारा होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल। लेकिन अब इसके बाद फिर रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी बेटा, ग्लास स्लैब के अंदर आप रे ऑफ लाइट डालकर देखोगे ना, ऐसे ही कहानी होगा, जो यहां पे बनेगा वैसे रे ऑफ लाइट यहां पे दिखेगी, सोच लो। तो अब क्या होगा भाई, ये यहां पे चली आई, ओके। अब क्या होगा, यहां पे इसका नॉर्मल हो गया, नया नॉर्मल बन गया भाई। अब ये चीज थोड़ी ना यहीं पे रह जाती है, फिर आगे तो देखना होता है। अरे भाई किसी चीज को देख रहे हो तो मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो ना, पहले इसको देख रहे हैं तो ये हमारा एयर से डेंसर में गया, अब डेंसर से रेयर में जाता है, तब जाके वो सामान दिख रहा है, देखो ना ऐसे दिख रहा है। तो पहले एयर से डेंसर, डेंसर से फिर एयर, तो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर में ही रियल में कोई चीज दिखती है जो ग्लास स्लैब या किसी चीज के पीछे रखी होती है। तो रियल में तो ऐसे बनेगा ना, तो यहां पे एक नया नॉर्मल बन गया, यहां पे एक नया नॉर्मल बना दो, मान लो इसका नाम n है, इसका नाम m दे दो। तो अब क्या काम करेगी बेटा, मुझे यही बताने की मकसद है, यही बताना मकसद है। ये इसको सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन सीधा जाएगी क्या, आपको पहले बताया, यहां पे सारा काम दोनों को मिला दिया यार मैंने, दोनों को मिला दिया। ग्लास स्लैब उसका एग्जांपल हो गया, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, तो ये दोनों मिलाकर आता है। देखो ना, ये पहला हो गया कंडीशन, यहां तक का मुड़ गया, यहां तक का हो गया। दूसरा क्या है भाई, अब ये रे ऑफ लाइट बन गई नॉर्मल, एक जनरल रे ऑफ लाइट बन गई। अब ये इसको सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखो ना, नॉर्मल से सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो यहां पे डबल रिफ्रैक्शन हुआ बेटा, यहां पे देखो ना, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो रियल में जो पाथ बनेगा वो कैसा बन रहा है, देख रहे हो, मतलब आप एग्जैक्टली क्या करना है भाई, स्केल रहे तो आप एग्जैक्टली बना दोगे। तो सबसे पहले इसको जाना था ऐसे, लेकिन मुड़ गई फिर थोड़ा सा अपने तरफ, उसके बाद फिर से डिविएट हो गई रास्ते से। तो बेटा इसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन हुआ ना, देखो ना, एक बार यहां पे रिफ्रैक्ट की, एक बार यहां पे रिफ्रैक्ट की, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि एयर से यहां पे पहले क्या है, कम डेंसिटी से, जिसका यहां पे एयर था, उसके बाद ज्यादा डेंसिटी, मतलब मान लो यहां पे ग्लास है, ग्लास से गई, फिर ग्लास से फिर से एयर में आई, ठीक है। तो एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, ऐसा। तो ये इस तरीके से इसका पाथ बन जाएगा। तो इसको हम लोग ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन बोलते हैं भाई। तो ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो हमने इसी के साथ कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ये समझ में आया तो ये समझ में आया, और जब ये दोनों समझ में आएगा तो ये ग्लास स्लैब भी हो गया, है कि नहीं भाई। सामने एग्जाम्पल ले लिया भाई। अब ये क्या काम करता है, किसी भी चीज को क्या करता है, यही वजह है कि अगर यहां पे किसी चीज को रखो, देखो अब बेटा मैं आपको यहां पे ऐसे सिंपल सा बड़ा आई लिख दूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे बड़ा सा आई लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो इस आई को देखो देखो ना, ये क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा रास्ते को भटका दे रहा है। जैसे रियल में देखो ना, इसको आना चाहिए था इधर से, लेकिन देखो ना थोड़ा सा रास्ता क्रॉस है भाई, इसको जाना था इधर से, लेकिन थोड़ा सा रास्ता क्रॉस है। देखो ना, ये ऊपर थोड़ा दिख रहा है अलग से। ये क्या काम करता है, लाइट को क्या भटका दे रहा है। भटका देना मतलब क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लियर हो गया कि नहीं, तो बताओ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैंने एग्जांपल दे दिया, एयर से डेंसर, डेंसर से एयर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, या रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, दो बार एक साथ में हो जाए। ग्लास स्लैब का एग्जांपल दे दिया। तो बेटा ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो तरीके से होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन बता दी, सिंपल है ना, बताओ, ठीक है। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये तो हो गया ना भाई। अब आगे बढ़ूं, अब रिफ्रैक्शन जब है तो इसके भी कुछ लॉज होंगे भाई, तो इसी के साथ कंप्लीट कर दे रहा हूं, कहीं इधर उधर जाएंगे नहीं, यहीं पे कंप्लीट कर दे रहे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटा, इसको हेडिंग डाल दे ऐसे,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के कानून क्या है भाई? पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के उसके कानून क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बात बताओ, ये सब छोड़ी थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक ही जैसा है, थोड़ा सा चेंजिंग है। जो आप पहले पार्ट में पढ़े ना, वही चीज घुमाना है। जैसे एग्जांपल के लिए वहां पे मिरर का इस्तेमाल किया था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर वहां पे काम करता था ना, जो वहां पे, यहां पे कॉनकेव लेंस ऐसा काम करेगा, पूरा उल्टा है। जो वहां पे कॉनकेव जो है कॉनकेव लेंस मिरर काम करता था, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस ऐसा काम करेगा। तो दोनों का क्या है रिलेशन, काफी जस्ट उल्टा है, समझना बहुत आसान है। बताएंगे नेक्स्ट अभी जो पढ़ाएंगे जो है लेंसेज का एग्जांपल दूंगा ना भाई। रिफ्रैक्शन का एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या है? लेंसेज। और लेंसेज का मतलब जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से लेंसेज हो, हालांकि लेंसेज दो तरीके से जनरली बनाए जाते हैं भाई। ये बीच में मोटा है और बाकी बाजू बाजू में पतला है, तो ये हमारा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। हालांकि अगर ये अंदर की तरफ धंसा होता तो कॉनकेव लेंस होता। तो ये नॉर्मली दो ही लेंसेज पड़ते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो ये भी लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है कि नहीं? रियल में देखा जाए तो ये भी लेंस का कहीं ना कहीं फॉर्म हो गया, ठीक है, लेकिन अलग इसका नाम दिया जाता है। बहरहाल, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है भाई? पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कॉपी पेस्ट कर दो इधर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बोलता था, लेकिन यहां पे नहीं ऐसा हो पाएगा प्लीज। यहां पे इंसिडेंट एंगल कभी भी रिफ्रैक्टिंग एंगल के बराबर हो ही नहीं सकता है। अगर इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल के बराबर हो जाए तो कभी भी वहां पे रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, वो हमेशा रिफ्लेक्शन ही होगा, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल, हाँ ये बात है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाए तब वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। कम भी हो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये डिपेंड कर रहा है कैसा हो रहा है। तो वहां पे जो लॉ है भाई, अच्छा दूसरा लॉ इसका क्या पढ़े थे? दूसरा लॉ ये था कि जो इंसिडेंट एंगल होता था, रिफ्लेक्टिंग एंगल होता था, और जो नॉर्मल होता था वो एक ही प्लेन में होता था। बस वही दूसरा लॉ यहां का, इसका पहला लॉ है। क्या है भाई? फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिंग नहीं, रिफ्लेक्टिंग नहीं वहां वाला, रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। बेटा लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज, ऐसा आप चाहो लिख लो, समझो अपनी भाषा में, उसको डिफाइन कर लिया करो। सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, सबसे बेस्ट आपको है आपके लिए समझना, नहीं तो बुक में हर चीज मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। दूसरा क्या है भाई? दूसरा लॉ क्या है भाई? एक साइंटिस्ट ने दिया था, वहां पे ऐसे जनरल नॉर्मल बात है कि इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग और आई आर और एन लाइज ऑन सेम प्लेन। लेकिन यहां पे दूसरा लॉ एक साइंटिस्ट के जरिए दिया गया था जिनका नाम था स्नेल्स। क्या नाम था भाई? स्नेल। तो उनका नाम था स्नेल, तो स्नेल ने स्नेल्स लॉ दिया था। तो दूसरा लॉ क्या है भाई? स्नेल्स लॉ। उनका क्या कहना भाई कि म्यू इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लो भैया एक नया टर्म, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब बेटा ये लोग रटने का लोगों का पेशा होता है, लोग रट लेते हैं। एन का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो भाई ये तो समझ में आ गया कि आई और आर, आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आर मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल। और आपने ट्रिग्नोमेट्री में ऑपरेशन पढ़ा हुआ है, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक, ये पढ़ा हुआ है। तो साइन आई, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। साइन 0 0 होता है। ऐसे ये तो आसानी से हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इंसिडेंट, ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to, in refractive index is the ratio of sin of incident angle to the sin of refractive angle। ये बेटा बुक में लिखा होता है, लोग रटते हैं और ऐसे सेकंड लॉ को बता देते हैं, लेकिन मैं बताने चाह रहा हूं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब समझ में आ जाएगा तो फिर ये सेकंड लॉ आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं? तो इसको मिटाओ भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया है भाई, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये तो पहला हो गया, दूसरा वाला उसका ये पहला हो गया, लेकिन स्नेल्स लॉ दूसरा है। तो इसको पहले समझने के लिए इसको हमने बता दिया, अपना काम कर दिया,
लेकिन रियलिटी में जानने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी पढ़ ले रहे तो अभी ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। तो अभी पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब मिटा दे रहा हूं, आसान है यार, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दोगे जिंदगी में मजे लोगे पूरे। 12th लेवल तक ये पढ़ेगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। 12th लेवल में आप जाओगे नीट में देखोगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि I इज ग्रेटर देन R, तो कौन सा होगा? अब I इज ग्रेटर देन R है, उसके मतलब इंसिडेंट ज्यादा है रिफ्रैक्टिंग से, तो भाई लाइट जो है रेयर से डेंसर में जा रही होगी। ऐसा आता क्वेश्चन, देख लेना, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग, मैं बोल रहा हूं भाई, इसको एन से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको पढ़ते भाई, इसको डिनोट करते हैं कभी कभी आर आई से, कभी कभी एन से, कभी कभी म्यू से। इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपके बुक में अक्सर देखा हूं मैं एन से डिनोट किया है तो मैं एन यूज करूंगा, कभी कभी आर आई लिखूंगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना, ठीक है। ओके, देखो नाम ही इसका काफी है बताना। इंडेक्स, देखो इंडेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी बुक के इंडेक्स को देखकर आप बता देते हो कौन से पेज पर वो चैप्टर है। उस पेज का अगर आप क्या काम करोगे, इंडेक्स देखोगे, और इंडेक्स एक नंबर होता है, वहां से बता देते हो कहां पे क्या चैप्टर है, क्या टॉपिक है। बस वही कहानी यहां पे इंडेक्स है। ये जो रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भाई रे ऑफ लाइट, जो अपनी जो लाइट होती है वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है। यानी कोई भी चीज दुनिया में रे ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती है, लेकिन लाइट की स्पीड तेज किसमें होती है? वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। और कोई भी चीज दुनिया में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं जा सकती है। लेकिन अगर उसी लाइट को किसी ग्लास के अंदर डाल दिया जाए, उसी लाइट को किसी ग्लास से पास किया जाए, उसी लाइट को अगर मान लो ग्लास से पास कर रहे हो, तो ये चेंज हो जा रहा है, रिफ्रैक्टिव, ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि ये ग्लास, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अपना क्या है? पानी का रिफ्रैक्ट करने का एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है बेटा, ये ग्लास स्लैब है ना, ये क्या काम करता है? किसी भी चीज को भाई, एक लाइट, ये हमारी रे ऑफ लाइट है जो एयर में गई, एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन ग्लास से टकराकर उसकी जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो रास्ते से थोड़ी भटकेगी। उसी भटकने का क्या है नाम? रिफ्रैक्शन है। लेकिन कितना भटकेगा ना, ये एग्जैक्टली ग्लास बताएगा। तो ग्लास का एक फिक्स नंबर होता है कि कितना भटकेगा, ये पक्का मालूम है। कितना भटकेगा ये ग्लास के अंदर, कितना भटकेगा ये पानी के अंदर, कितना भटकेगा ये हमारे लेंस के अंदर, रे ऑफ लाइट कितना भटकेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बहुत क्लियर बात है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई कि जब, ठीक है, नॉर्मल जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, नॉर्मल वैक्यूम या एयर के अंदर लगभग। लेकिन जब उसको किसी पानी से, केरोसिन से, किसी और लिक्विड से अगर गुजारा जाए, ग्लास से अगर उसको गुजारा जाए, तो उसकी स्पीड के अंदर कमी आ जाएगी, क्योंकि वो रास्ते से भटक जाती है। तो रास्ते से भटकने को तो हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, लेकिन कितना भटकती है ना, हर एक मटेरियल का वो फिक्स नंबर होता है, उसी फिक्स नंबर का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? एक कंपैरिजन है। क्या है भाई? एक कंपैरिजन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कंपैरिजन बिटवीन व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एनी मेटेरियल मीडियम लाइक ग्लास, वाटर, केरोसिन, व्हाट एवर इट इज, पेट्रोल, कुछ भी ले लिया जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? इसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे। तो ये क्या है भाई कि कोई स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं भाई। जो हमारी नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर में लोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा ये नॉर्मल।
अब ये तो फिक्स होता है, लाइट की स्पीड फिक्स है, कभी भी एयर या वैक्यूम के अंदर ये हमेशा फिक्स, इससे ज्यादा कभी भी लाइट की स्पीड नहीं हो सकती है, फिक्स हो गया। अब यही लाइट किसी ग्लास के अंदर चली जाए, किसी नॉर्मल केरोसिन के अंदर, किसी मेटेरियल के मीडियम के अंदर जाए, तो किसी मेटेरियल मीडियम के अंदर जाए मान लो, तो क्या होगा, तो कितना, ये नॉर्मल फिक्स है पहले, तो उसमें कितना स्पीड के अंदर बदलाव हुआ, जो रियल में ओरिजिनल है, ओरिजिनल में रियल में कितना बदलाव हो गया, ये तो ओरिजिनल फिक्स है। इसमें कोई भी एक लाइट, रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में जाती है, ये मीडियम हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन कहां, इन एनी मीडियम, एनी मेटेरियल मीडियम या मीडियम ले लो, है कि नहीं। तो बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है या एयर है, ठीक है, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ले लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है वैक्यूम, क्योंकि इसके अंदर कभी भी लाइट की स्पीड कम नहीं होती है, एकदम फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक तरीके से ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, लेकिन हमेशा ये ज्यादा होगा। तो जब पानी में मान लो एग्जांपल के लिए कोई रे ऑफ लाइट पानी में जाएगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है सुपीरियर, तो हमेशा इससे कम ही हो सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कभी नहीं हो पाओगे। तो कितना रे ऑफ लाइट अगर देखा जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अगर देखा जाए, किसी मीडियम में कितना है कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो मैं क्या है आपको समझा रहा हूं कि डिफाइन कैसे करते हैं, कहीं रटा रटाई चीजों पर यकीन ना करो, बस बार बार, इसलिए मैं समझाने का मकसद है, नहीं तो डायरेक्टली n = c/v कहकर आगे निकल जाता। लेकिन समझने की चीजें हैं जो आपको क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लोगों को पूरा पढ़ लेते समझ में नहीं आता है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने उस तरीके से बताया, अभी यहां पे बता रहा हूं, इसको समझो। तो ये क्या है भाई, हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, या ऐसे बोल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। So what is refractive index? It is the comparison between speed of light in any medium like water, glass, any whatever it is, to the speed of light in vacuum. So it is the comparison, एक comparison है भाई, है कि नहीं। वो कंपैरिजन बार बार यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो कटेगा तो नंबर आएगा बार बार, तो वो नंबर आएगा, इसलिए इंडेक्स का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये नंबर आता है, कटेगा बार बार नंबर आएगा। सवाल ये है कि चलो सर एक काम करो, आप बताओ ना मुझे कि अलग तरीके से, पहले एक और डिफिनेशन दे दो सर, ठीक है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हो गया भाई, लो तुमको ये वाला चाहिए ना, ये खत्म। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मेटेरियल मीडियम, है कि नहीं। ऐसे बड़ी सी बात बोलो, तो स्पीड ऑफ लाइट और इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मेटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ भी लिखोगे सब कुछ सही है, सिर्फ समझने की नजरिया सही होना चाहिए, ठीक है। हो गया क्लियर। अब यहां पे क्या है भाई, एक बात बताता हूं मैं। मान लो आपके पास वाटर था भाई, ये वाटर है, पानी, और पानी के अंदर किसी रे ऑफ लाइट को डालते हो। अच्छा बेटा मैं बार बार ये इसको भी ध्यान से देखो, जब चीजें नहीं समझ में आए तो कमेंट किया करो। देखो मैंने रे ऑफ लाइट को बार बार क्रॉस डालता हूं, इंक्लाइन डालता हूं, क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर सीधा सीधा डालोगे ना, ये भी एक जानकारी की बात है, अगर रे ऑफ लाइट सीधा सीधा इसके अंदर डालोगे ना तो कभी भी भटकेगी नहीं, सीधा सीधा चली जाएगी। जब थोड़ा क्रॉस डालोगे तभी जाके ये सब रिफ्रैक्शन वगैरह दिखेगा। तो जब नॉर्मल पे डाल दोगे रे ऑफ लाइट तो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती है, सीधा सीधा चली जाती है। थोड़ा क्रॉस करोगे तब जाके आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा। तो चलो इसी के साथ एक बात और बता दिया मैंने। ओके, तो ये रे ऑफ लाइट को आपने यहां पे ऐसे डाला, ठीक है। तो इसको सीधा ना जाकर ये भटक जाएगी रास्ते से, तो भटक जाएगी क्योंकि इस पानी के अंदर, ये जो पानी है वाटर के अंदर, एक भटकाने का, बेंड करने का एक टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब वो पानी का 1.33 होता है, ग्लास का 1.5 होता है, सबका ऐसे होता है, ठीक है। एयर का 1.01 लगभग करके, वैक्यूम के अंदर 1 होता है। तो ये सब ऐसे मालूम होना चाहिए, आपको रटा नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। तो रे ऑफ लाइट जाएगी तो थोड़ा भटक जाएगी, तो कितना भटकेगी, तो वो कैसे मिलेगा भाई। ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, किसी रे ऑफ लाइट जो
किसी भी लाइट की जो स्पीड जो एयर में होगी, क्या वो ग्लास के अंदर, पानी के अंदर भी उतनी होगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है भाई, सिंपल सी बात है। तो पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो रियल में अगर देखा जाए तो ये तो हमेशा ज्यादा रहेगा, मान लो 3 × 10⁸, ये तो फिक्स है। और नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी भाई? इससे कम ही मिलेगी या बराबर हो सकता है। तो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम या तो v बराबर, या तो कभी कभी हो सकता है v कभी गलती से c के बराबर हो सकता है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम मतलब मान लो एयर ले लिया जाए, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, वो लगभग 1 होता है। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है लगभग 1 बोल रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होता है। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो v बराबर जो c हो जाएगा तो हमेशा 1 आ जाएगा। बात को समझो। तो जब कभी भी v बराबर c आएगा तो v बराबर c मतलब क्या भाई कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसी मीडियम में। ऐसा रियल में कभी नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम के अंदर ही हमेशा जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है। बाकी किसी चीज के अंदर उससे कम ही होगा। आइंस्टाइन ने बोला था कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज जा ही नहीं सकती है, लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कभी जा ही नहीं सकती कोई भी चीज। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम से ज्यादा तेज नहीं जा सकता है। तो कभी भी कोई और मीडियम ले लोगे, मान लो पानी है, गिलास, कोई भी चीज, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी। और जब ये कम आएगा वैल्यू, या मान लो एग्जांपल के लिए बराबर आ जाए, तो बराबर आएगा तो n बराबर 1 मिलेगा। तो n मतलब 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो अगर बोल दे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है किसी चीज का, तो आप समझ जाओ कि उसके मतलब उसकी स्पीड, वो मटेरियल की स्पीड, वहां पे अगर लाइट को जलाया जाए तो उसकी जो स्पीड होगी, लाइट की स्पीड, वो वैक्यूम के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन मान लो पानी के अंदर डाल रहे हो आप, लाइट चालू कर रहे हो, तो जो एयर में होगा वो पानी के अंदर तो उसकी स्पीड होगी नहीं, तो पानी के अंदर स्पीड कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये कम होगी भाई। तो जब ये कम होगा, जाहिर सी बात है, तो हमेशा ज्यादा डिवाइड बाय कम कोई ना कोई ज्यादा नंबर आएगा। जैसे मान लो कुछ भी ले लिया जाए, जब कम यहां पे लोगे n = c तो फिक्स है 3 × 10⁸। अब कोई अगर मान लो इससे कम कर दिया जाए किसी चीज की स्पीड जो है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, ग्लास की बात कर दूं, इसी वक्त क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ग्लास में जो है लाइट की जो स्पीड होती है वो 10⁸ होती है बेटा। जानकारी इसी को बता दी, आपको काम भी हो जाएगा। तो ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है, किससे? हमेशा कम होगी भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। तो वहां पे होती है 2 × 10⁸। अब बताओ, इसको डिवाइड करेंगे 10⁸ कट जाएगा, 3.2 मतलब 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी 1 से ज्यादा आए, जितना ज्यादा जाएगा उसके मतलब समझ जाना वो लिक्विड उतना ही गाढ़ा होगा, है कि नहीं? ज्यादा डेंसर होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा गाढ़ापन रहेगा, जितना ज्यादा डेंसर रहेगा, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो बेटा कोई बोले डायमंड, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। कितना जानकारी वाली चीज है। अगर देखा जाए रियलिटी, ये छोटी सी एक टॉपिक है, बुक में ऐसे निकल जाता है टॉपिक, लेकिन रियलिटी में देखा जाए कितना ज्यादा समझने वाला चीज है कि जो भी चीज ज्यादा सॉलिड रहेगा, ज्यादा डेंसर रहेगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर वाला तो फिक्स है वैल्यू, तो नीचे वाली स्पीड जैसे जैसे कम होती जाएगी, तो जब जितना कम करते जाओगे उतना वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई एक बड़ा नंबर है, उसको जितना कम से डिवाइड करोगे तो उतना ज्यादा मिलेगा ना। अरे भाई आपके पास बहुत रुपए हैं, मान लो 1000 रुपए हैं, आप एक आदमी को बांटो, 2 आदमी को बांटो, 5 आदमी को, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी भाई? नंबर कम होती जाएगी। लेकिन नंबर जब घटाते जाओगे तो ये जैसे जैसे नंबर नीचे का वैल्यू घटता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा भाई? ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 1000 रुपए थे, आपने क्या किया? 10 लोगों में बांटा, तो थोड़ा तो मिला, मान लो 10 लोगों में बांटा तो 100 रुपए मिल गए। लेकिन आपने क्या किया? 5 लोगों में बांटा तो 200 मिल जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे जैसे कम लोगों में बांटोगे वैल्यू ज्यादा आती जाएगी। तो जब ये कम नीचे वाली वैल्यू रहेगी तो हमेशा क्या होगा? नंबर ये ज्यादा मिलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा मिले तो समझ जाना कि भाई वहां पर उस पार्टिकुलर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगी। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बताए, कोई बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 5.0 है, तो समझ जाना उसके मतलब वहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो बहुत कम होगी। अगर कोई रिफ्रैक्टिव कोई ऐसा बोल दे कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 10 है, एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, तो बताओ भाई किसके अंदर लाइट ज्यादा भागेगी? तो आप सीधा सीधा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ना उसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा तेज नहीं चलेगी, क्योंकि कम रहेगा तभी तो ज्यादा मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यह ज्यादा डिवाइड बाय कम, तो ज्यादा, जितना कम करोगे उतना ज्यादा मिलेगा।
ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि नहीं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बहुत सिंपल चीज नहीं है ऐसे समझना, रियल में इसके अंदर एक कहानी है जो मैंने आपको बताया। तो बेटा इस चीज को हम लोग नॉर्मली फार्मूले के फॉर्म में दिया और एक तरीके से आइंस्टाइन की चीजें ये बनाई हुई हैं आगे, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो सकता है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, तो पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो पूरी चीजें वहीं पे समाने लगेंगी, है कि नहीं? वहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी। तो जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी उसके मतलब वो चीज क्या है भाई, डेंसर ज्यादा नहीं है। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एयर का देखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भाई, कम होगा। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तो लगभग 1 होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा ये सब छोटी छोटी बातें जिसको समझो। अब यहां पे एक चीज और समझना है, मैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता ही दिया ना तो एक छोटा सा यहां पे काम क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई यही बात, ये रियल है फॉर्मूला, ये रियल डेफिनेशन है जो हमने आपको दिखाया। लेकिन ये स्नेल बाबा ना, ये जो स्नेल थे उन्होंने दूसरा तरीका निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का। देखो कहां से जुड़ा हुआ है, कहां चीज देखो कितना कनेक्टेड है। ये जो स्नेल थे ना, इन्होंने बोला कि बाबा आप जो तरीका आपका है वो बेस्ट है, लेकिन हमारे पास भी एक तरीका है। मैं क्या काम करूंगा, किसी रे ऑफ लाइट को किसी ग्लास से जब या किसी मीडियम पे पास कराऊंगा और देखूंगा उसका इंसिडेंट एंगल कितना है और देखूंगा उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। क्या जबरदस्त साइंटिस्ट है यार। इसने क्या किया, आपन तो ये देख रहे हो कि सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हो, लेकिन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मेजर करना एक डिफिकल्ट काम है। किसी ग्लास के अंदर लाइट डालो तो कितना स्पीड से जा रहा है, एक मेजर करना डिफिकल्ट काम है। इसने तरीका अपना लिया, ये तो आसान है ना भाई, कितने एंगल से डिविएट हो रहा है रास्ता, कितना भटक रहा है, ये तो आसान है। तो इसने क्या किया, इसने बोला भाई बहुत आसान तरीका है, साइन और कितना इंसिडेंट एंगल से आप डाल रहे थे और कितना भटक गया, उन दोनों का साइन ले लो, ऑटोमेटिक जो नंबर आएगा, मान लो यहां साइन आ जाए साइन 90 और ये आ जाए साइन, एग्जाम्पल के लिए कितना ले ले भाई, 30 ले लो, चलो एग्जाम्पल के लिए साइन 30 ले लो, तो उसके मतलब कितना हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 2, आंसर आ गया, n = 2, खत्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो सेकंड लॉ अब समझ में आया। सेकंड लॉ क्या है भाई, ये स्नेल की देन है जहां पे ये आसान हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज का निकालना, क्योंकि वहां पे इंसिडेंट एंगल निकालना आसान है किसी चीज का, और रिफ्रैक्टिंग एंगल निकालना, उसका साइन ले लो, ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको मेजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब ये मिल जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कितना होगा। क्यों? क्योंकि ये जब मिल जाएगा n तो यहां पे रख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट मालूम है पहले से, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, n इससे डिवाइड हो जाएगा, मान लो v इधर आ जाएगा, c/n, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सी, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये समझना तो जरूरी है, लेकिन रियल में निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, स्नेल की, क्योंकि स्नेल से हमारा काम आसानी से हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा तो हमें स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में भी मिल जाएगी। बेटा कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो बेटा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको हम लोग मान लो यहां पे एयर से लेकर, एयर से मान लो यहां पे कहां जा रहा था, किसी मीडियम में, तो रेयरर मीडियम से, जैसे 1 से 2, जिसको हम 1 को बोलते हैं रेयरर मीडियम और 2 को बोलते हैं डेंसर, तो जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे भी जब रेयरर से डेंसर जाता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेटा उल्टा करते हैं, डेंसर टू रेयरर तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। तो रेयरर टू डेंसर तो ये c/b, लेकिन डेंसर टू रेयरर तो उसको बोलेंगे v/c। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला जो होता है इसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा एग्जैक्टली पता चल जाएगा, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा क्या होता है भाई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरीके से होता है भाई, 2 तरीके से। नंबर 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला मैंने बता दिया भाई कि डेंसिटी अगर मान लो एयर से रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो फॉर्मूला होता है c/b, एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन अगर मान लो रिलेटिव दिया जाए, रिलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है कि एक रे ऑफ लाइट है, मान लो यहां पे वाटर है और वाटर के बाद ग्लास रखा हुआ है कि नहीं, तो वाटर में जाए मान लो, तो यहां पे एयर था,
एयर से वाटर में जाए, वाटर से फिर ग्लास में जाए, ग्लास से फिर से कहीं और जाए, तो दो मीडियम, यहां पे देखो एक मीडियम है एयर, एयर से वाटर, या वाटर एक मीडियम, वाटर से ग्लास में जाए, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ये एयर के लिए अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट वाटर के लिए अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के लिए अलग होगा। तो दो स्पीड ऑफ लाइट का दो मीडियम में आपस में कंपेयर करना, दो मीडियम में कंपेयर करना, उसका नाम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो उसको भी वैसे डिनोट करेंगे। लेकिन मान लो यहां पे क्या है भाई, यहां पे एग्जांपल के लिए एयर और वाटर ले रहा हूं मैं, तो एयर और वाटर लिख देंगे। लेकिन स्पीड ऑफ, यहां पे क्या है, आपने देखा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा है भाई। जब ये देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के मीडियम में उसका उल्टा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ये जब एयर और वाटर लेंगे तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ क्या लिख देंगे, एयर लिख देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ एयर, तो ये हमारा कहलाता है भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या, अगर यहां पे 1 ले लूं मैं और यहां पे 2 लिख दूं तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ 1 होता है। मतलब दो लोगों को आपस में कंपेयर करना। भाई क्यों उल्टा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि रिलेशन उल्टा होता है। तो जब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, अगर मान लो ये इसका नाम वाटर और ग्लास ले लिया जाए तो यहां पे वाटर, यहां पे ग्लास, तो ग्लास और डिवाइड बाय वाटर आ जाएगा। तो जब दो वेलोसिटी को आपस में कंपेयर कर ले, सी ना लिखें बल्कि दो वेलोसिटी को आपस में कंपेयर कर ले, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम टू डिफरेंट मीडियम, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना आसान है यार, है कि नहीं, कितना आसान है। हो गया, तो मैंने ये बात बता दिया भाई, क्लियर कर दिया, रिफ्रैक्शन आपको क्लियर कर दिया।